हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सर्जिक क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिवम और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, जो कि एक AKTU उत्तर प्रदेश के बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का कोड है KMB 101T और 201T। तो जो भी बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के या फिर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे वीडियोज़ को फॉलोअप कर सकते हैं। यूनिट 1 में एक टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसका मैं लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्कशन किया था, मैं वहीं से आगे बढ़ूँगा। जैसा कि मैंने एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि बीम क्या होता है, क्या आप उनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, क्या ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, क्या ट्रांसफर शेयर लोड होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स वहाँ पे लगे होते हैं, किसी बीम पे प्रोवाइडेड होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन टू अ बीम। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी मेरे वीडियोस को फॉलोअप कर रहे हैं, दे कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। और अब मैं इसके आगे यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट सपोर्ट। बट उसके पहले मैंने लास्ट लेक्चर, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको जहाँ पर छोड़ा था, मैं वहीं से एक बार डिस्कशन कर दूँ आपसे थोड़ा सा, कि मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मैंने आपको पॉइंट लोड और मैंने आपको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के बारे में बताया था। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में जानने की, वो ये है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द लेंथ और द स्पैन ऑफ द बीम पर कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड टू कैलकुलेट द टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए जो भी लोड आपके पास गिवन है W पर यूनिट लेंथ, आप उसकी कंप्लीट स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द टोटल लोड वैल्यू। लाइक हियर इट इज़ W किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ एंड द टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज L। सो टोटल लोड विल बी W क्रॉस L विच इज़ WL। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ टू बी कीप इन योर माइंड वाइल सॉल्विंग इट फॉर UDL और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कि ये जो बीम का आपको लोड मिला, ये टोटल लोड मिला WL, दिस विल एक्ट फ्रॉम द सेंट्रॉयड ऑफ दिस एंड द सेंट्रॉयड फॉल्स एट L/2। ये अपने स्पैन लेंथ के हाफ से एक्ट करेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपने टोटल लेंथ के मिडल से एक्ट करेगा एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दिस लोड विल बी WL। and this becomes very important while solving it for a bending moment। जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं उस समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये अपने मिडिल पॉइंट से एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे एक UDL दिखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी वैरी कर रही है, जिसकी इंटेंसिटी है 4 किलो न्यूटन पर मीटर और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द टोटल स्पैन लेंथ ऑफ द बीम इज़ 4 मीटर। इस बीम की टोटल स्पैन लेंथ 4 मीटर। तो अगर मुझे टोटल लोड कैलकुलेट करना है थ्रू दिस, तो मैं ये लिखूँगा कि टोटल लोड विल बी 4 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर कंप्लीट 4 मीटर ऑफ लेंथ। सो लोड विल बी 4 क्रॉस 4। बट हाउ, फ्रॉम विच पॉइंट दिस विल एक्ट? सो दिस विल एक्ट फ्रॉम एट मिडल पॉइंट विच इज़ एट 2 मीटर अवे फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। या तो आप राइट एंड से चलिए या फिर लेफ्ट हैंड से। ये अपनी स्पैन लेंथ के बिल्कुल मिडिल में एक्ट करेगा, जो कि 2 मीटर अवे है फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को सॉल्व करते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया जाता है, ट्रायंगल के रूप में दिखाया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पोर्शन को मैं बेस बोलूँगा, इस पोर्शन को मैं इसकी लेंथ और हाइट बोलूँगा। दिस इज फर्दर द टोटल स्पैन लेंथ एज वेल। अब ये लोड इसमें कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। सो हाउ टू गेट द टोटल लोड वैल्यू? टोटल लोड वैल्यू, सो टोटल लोड वैल्यू विल बी गिवन बाई, टोटल लोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाई द एरिया ऑफ द triangle। So area of the triangle is 1/2 base into height। So this will be 1/2 into base into height। So from this question you can see, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं
The base value is given as 80 kilonewton per meter, while total length of the beam is given as 6 meter. So total load from here will be area of the triangle, which is 1/2, base is 80 and height is 6 meter. So we'll get 240 kilonewton of total load. 240 kilonewton of total load. And one more point which is very important, similar to जैसे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में टोटल लोड की इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर ले रहे थे, उसके बाद वो लोड एक्ट कर रहा था मिडल से, यानी अपने सेंट्रॉइड से, जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है आपके पास, जो कि कंटिन्यूसली 0 से स्टार्ट होकर के अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। इस केस में आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से ही वो टोटल लोड एक्ट करेगा। सो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल शायद आप लोगों को पता होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस, मान लेता हूं मैं टोटल हाइट h है, तो बेस से सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज एट h/3 डिस्टेंस, वाइल एपेक्स से जो टॉप पॉइंट है यहाँ से ये 2h/3 की डिस्टेंस पर होता है। तो सो इन दिस क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो 240 किलो न्यूटन का एक टोटल लोड मैंने कैलकुलेट कर लिया बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल से। अगर ये मैं इस 240 किलो न्यूटन के लोड की बात करूँ तो दिस 240 किलो न्यूटन लोड विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/3 फ्रॉम हियर और 2 मीटर फ्रॉम हियर, वाइल अगर मैं इसके अबाउट लूँगा तो 4 मीटर फ्रॉम हियर। आई गेस शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए जो टोटल लोड की वैल्यू होती है वो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल से कैलकुलेट करते हैं, जबकि वो टोटल लोड एक्ट कहाँ से करता है, पॉइंट ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दैट टोटल लोड एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। जैसे कि मैंने बेस यहाँ पे ये माना हुआ है या ये इसका बेस है, तो इससे h/3 की डिस्टेंस जो होगी, तो h/3 इस टोटल इज 6 मीटर, डिवाइडेड बाई 3 इट विल गिव यू द 2 मीटर। और अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ, एपेक्स से देखूँ, तो ये 4 मीटर की दूरी पर होगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन गेट टू दिस। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। टोटल लोड की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लोड कैसे कैलकुलेट होगा, द इंटेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसे हम बेस कंसीडर करेंगे। वाइल स्पैन लेंथ इज 6 मीटर, span length is 6 meter. So how to get the total load? It is from area of the triangle, and area of the triangle is 90 किलो न्यूटन। दिस इज योर टोटल लोड। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये टोटल लोड एक्ट कहाँ से करेगा, सो इट विल एक्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अपने बेस से h/3 की दूरी पर, जो टोटल लेंथ होती है, स्पैन लेंथ है, उससे h/3 की दूरी पर एक्ट करेगा। सो 6/3 विल गिव यू 2 मीटर, एंड फ्रॉम दिस साइड इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एंड दिस टोटल लोड वैल्यू इज 90 किलो न्यूटन। और ये जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब आप शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करने में, दिस बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका साइन कन्वेंशन ऑफ अ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। So this is very important. So first of all, I'll go with this shear force का sign convention. So here I have taken a beam, I have taken a section of a beam. मैंने एक बीम का एक सेक्शन ले लिया है, और मैं इस सेक्शन के अबाउट अब शेयर फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, और ये आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to draw the shear force and bending moment diagram. So let's take a section of a beam. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने एक लोड अपवर्ड एक्ट कराया हुआ है एट लेफ्ट सेक्शन। L स्टैंड फॉर लेफ्ट सेक्शन, R स्टैंड फॉर
राइट सेक्शन और राइट व्यू। तो अगर मैं देखूं कि मैंने एक लोड एक्ट कराया हुआ है जो कि अपवर्ड जा रहा है लेफ्ट सेक्शन पे, और राइट वर्ड में मैंने देखा ये डाउनवर्ड आ रहा है। सो इफ़ आई गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर मैंने अपना सेक्शन किसी भी बीम का, एक बीम ले लूँ मैं, अगर मैंने इसका सेक्शन चूज़ किया फ्रॉम लेफ़्ट साइड, अगर मैं इसे देख रहा हूँ लेफ़्ट साइड से, मैं अपने सेक्शन को चूज़ करके देख रहा हूँ, और सारे फोर्सेस को मैं, जितने भी लेफ़्ट हैंड की तरफ जितने फोर्सेस आएंगे उनको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो अगर लेफ़्ट टू राइट में जाऊँगा, इफ़ अ लोड इज़ एक्टिंग इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल टेक इट टू बी द पॉजिटिव। अगर कोई लोड लेफ़्ट टू राइट जाने पे अपवर्ड एक्ट करता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वाइल इसी लेफ़्ट पे अगर मैं देखूं और अगर कोई लोड इसी लेफ़्ट हैंड पे मेरे लिए डाउनवर्ड एक्ट करता है, अगर वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, वी विल कंसीडर इट टू बी द नेगेटिव। वी विल कंसीडर इट टू बी द नेगेटिव if it is acting onto the left hand side. Similarly अब अगर मैं राइट हैंड से देखूं, राइट हैंड की तरफ देखूं, अगर कोई लोड डाउनवर्ड एक्ट करता है राइट हैंड पर कोई लोड डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो मैं उसे राइट हैंड पर अगर कोई लोड डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर इट टू बी द पॉजिटिव। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड पर अगर कोई लोड डाउनवर्ड एक्ट करता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर राइट हैंड पर मैं किसी लोड को अपवर्ड एक्ट करते हुए देखूंगा या अपवर्ड की तरफ अपवर्ड वो एक्ट कर रहा है तो हम उसे निगेटिव कंसीडर करेंगे। फर्दर आप इस डायग्राम से ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन की बात करूँ, ये एक सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो दीज फोर्सेस जो कि एक अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करते हैं एंड दस द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं इस सेक्शन की तरफ देखूं तो दीज फोर्सेस आर प्रोवाइडिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है, हम इसलिए इसे निगेटिव कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का क्या साइन कन्वेंशन लेंगे, उसके पहले मैं दो टर्म्स डिस्कस करूंगा आपसे, जो है सैगिंग एंड हॉगिंग। जनरली सैगिंग आर टेकन टू बी द पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज टेकन टू बी द निगेटिव। तो ये होती क्या है, अगर हमारी बीम किसी भी लोड के एक्ट करने से, या लोड हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि बीम हमारी कॉनकेव शेप में आ जाती है, कुछ इस तरीके से कॉनकेव शेप में आ जाती है, तो हम इसे सैग होना बोलते हैं बीम का, या सैगिंग फिनोमेना कहते हैं। और ये सैगिंग फिनोमेना हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। पॉजिटिव कंसीडर करने का क्या रीज़न है कि वाई वी यूज़ टू कंसीडर सैगिंग एज पॉजिटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रीज़न क्या है उसका, फर्स्ट रीज़न इज एनी बीम, अगर मैं इस बीम को कंसीडर करूँ तो लेट्स टेक अ स्ट्रेट बीम, एक स्ट्रेट बीम ले लेते हैं। द स्ट्रेट बीम कैन ऑल्सो हैव अ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर होगा जिसके अबाउट ये कर्वेचर होगा, बिकॉज अगर आप एज्यूम करोगे कि इन्फिनिटली लॉन्ग बीम आप कंसीडर करते हैं और उसके एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को या सेक्शन को आप कट कर लेते हैं, तो वो आपको हमेशा स्ट्रेट दिखेगा। और दैट वुड ऑल्सो हैव अ सेंटर ऑफ रोटेशन, आपको एक सेंटर मिलेगा जिसके अबाउट वो रोटेटेड, या आपको वो उस तरीके का एक कर्वेचर फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आप अपनी बीम को, तो कैसे मिलेगा आपको, एक बीम है, आपने एक लोड लगाया, आपने क्या किया कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए, इसके दो एंड पर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। फ्रॉम देयर यू पुट ऑन और ड्रूस टू नॉर्मल्स N1 एंड N2, आपने दो नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए। अब ये दो नॉर्मल जिन पॉइंट पर एक्ट करते हैं या जाके क्रॉस इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को मैंने वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया। अगर मैं देखूँ जनरल साइन कन्वेंशन क्या होता है, वाई डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव होती है एंड डाउनवर्ड की तरफ निगेटिव होती है। तो इन केस ऑफ सैगिंग यू कैन फाइंड योर बीम टू बी कर्व्ड, getting curvature into the positive y direction, and that's the reason it is considered to be the positive. ये one of the reasons है, one of the theories है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि सैगिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा रीज़न ये भी है सैगिंग के पॉजिटिव होने का कि जब आप किसी बीम को कर्वेचर फॉर्म में ले आते हो, कुछ इस तरीके से सैग करती है जब बीम, इन दैट केस आपका जो ये लोअर एंड है, अगर आप डाउनवर्ड खड़े होकर के देख रहे हैं, इफ़ यू आर एन ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्व करते हो
नीचे से खड़े होकर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, इन दैट केस यू विल फाइंड द लोअर एंड ऑफ द बीम टू बी इन टू द टेंशन। आपको ये बीम लोअर एंड ऑफ द बीम टेंशन में दिखेगा, वाइल जो इनर साइड का कर्वेचर है कॉनकेव वाला वो आपको कंप्रेशन में दिखेगा। तो दूसरी थियोरी ये है कि इसी वजह से सैगिंग को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एंड अपोजिट इज द केस विद द हॉगिंग। हॉगिंग ऑलवेज कंसीडर टू बी द निगेटिव, बिकॉज इसमें क्या होगा, आपका जो बीम है, आप इस बीम को जब आप कोई लोड लगाते हो तो उस समय भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के ऊपर दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल जिस पॉइंट पे आपने इंटरसेक्ट करेंगे आकर के, वही आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इफ यूल सी, you will find your curvature to be into the negative y direction, and that is the reason hogging is always considered to be the negative. Let's move to the next point. अगर मैं next point की तरफ चलूँ, you will see, अगर मुझे किसी बीम को सैग कराना है, सैगिंग करानी है किसी बीम की, तो मुझे हमेशा लेफ्ट एंड पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बीम को हमेशा सैग कराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। सिमिलरली राइट एंड पर मुझे अपनी बीम के ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा, बट वो राइट एंड पर लगाना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ सैगिंग, इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड, अगर मैंने अपना सेक्शन लेफ्ट एंड से लिया हुआ है और मैं लेफ्ट एंड से सारे फोर्सेस के मोमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज, इन दैट केस क्लॉकवाइज विल बी कंसीडर टू बी द पॉजिटिव। एंड अगर मैं दूसरे एंड पर लेफ्ट साइड ही अगर मैंने अपने फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया, लेफ्ट एंड पर ही अगर मैंने अपने फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज, अपने मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया, सो दिस विल बी कंसीडर टू बी द निगेटिव। अपोजिट इट द केस विद द व्हेन आई विल कंसीडर माय सेक्शन फ्रॉम द राइट एंड की तरफ से जब मैं देखना स्टार्ट करूँगा तो बिल्कुल अपोजिट केस मिलेगा। वो क्या होगा कि अगर मैंने राइट एंड से देखना शुरू किया तो जो मेरा क्लॉकवाइज का पल होगा, क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा उसे मैं निगेटिव कंसीडर करूँगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं निगेटिव कंसीडर करूँगा, और मैं अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। सो सैगिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज ऑलवेज निगेटिव। So after the sign convention, we'll move to how to calculate the reactions at the support. Support पर reaction कैसे calculate करें? तो let's consider a beam. मैंने एक simply supported beam लिया है, which is the simplest type of beam. मैंने एक simply supported beam ले लिया, जिसके दो एंड A एंड B पर मैंने दो तरह के सपोर्ट लगा दिए। A एंड पर मैंने एक हिंज सपोर्ट लगा दिया, B एंड पर मैंने एक हिंज सपोर्ट लगा दिया, एंड A एंड पर मैंने एक रोलर सपोर्ट लगा दिया। आपको पता है, मैंने बता रखा है, रोलर सपोर्ट के केस में अगर कोई रोलर सपोर्ट ऑलवेज प्रोवाइड्स मोशन इनटू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अगर कोई मोशन आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलती है रोलर सपोर्ट पर, तो वहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं मिलेगी, आपको केवल और केवल रिएक्शन मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में आर एंड एक मोमेंट मिलेगा आपको। इस बीम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्रिएट कर सकता है या वो रोटेट कर सकता है किसी भी फोर्स के अंडर, एक्शन के अंडर। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी, और मोमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये एक हिंज सपोर्ट है यहाँ पे आपका, मैंने आपको बता रखा है। दो चीज़ें व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू विल हैव टू कीप टू थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर माइंड। वो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज राइट द फोर्स बैलेंस इक्वेशन। आपको एक फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखनी है कि आपको अपने बीम को एनालाइज करना है और आपको ये देखना है कि फोर्सेस किन किन डायरेक्शन में या लोड किन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हो सकता है कि केवल एक ट्रांसफर शेयर लोड ही एक्ट कर रहा हो, एक यूडीएल एक्ट कर रहा हो सकता है कि आपके पास एक किसी एक एंगल के ऊपर एक इंक्लाइंड लोड लगा हो। तो यू विल हैव टू एनालाइज द बीम और दस इन टर्न यू विल हैव टू राइट योर फोर्स बैलेंस इक्वेशन। तो जैसा कि हम इस बीम में देख सकते हैं, एक आपका केवल वर्टिकल एक लोड लगा हुआ है, तो हमारे पास मैंने दो इक्वेशंस आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कि एक हिंज सपोर्ट और फिर आपके रोलर सपोर्ट के लिए किस तरह का रिएक्शन क्रिएट होगा, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड, राइट द मोमेंट बैलेंस इक्वेशन। आपको एक मोमेंट बैलेंस इक्वेशन भी अपनी लिखनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड लोड नहीं है, तो केवल और केवल मेरे पास वर्टिकल रिएक्शन ही मिलेंगी। तो फर्स्ट थिंग आई विल राइट
समेशन आर वी इज इक्वल टू ज़ीरो। जितनी भी वर्टिकल रिएक्शंस हैं उन सबको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। सो इक्वेशन वुड बी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? तो लेट्स टेक अ सेक्शन। पहले एक सेक्शन ले लेता हूँ। मैं आपको एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल से बताता हूँ। एक सेक्शन मैंने ले लिया। अब मैं मोमेंट को अबाउट ए ज़ीरो करूँगा। मोमेंट अबाउट ए वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। मैं एक अबाउट मोमेंट को ज़ीरो करूँगा। इसके लिए मैंने अपना सेक्शन स्टार्ट किया। मैंने अपना सेक्शन लिया कुछ इस तरफ से और मैंने बीम को देखना शुरू किया राइट एंड से। मैंने राइट एंड की तरफ से लेफ़्ट की तरफ बीम को देखना स्टार्ट किया। क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लोड है, अगर आप देख रहे हैं, ये लोड आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है और जो कि इस बीम को इसके अबाउट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको हमेशा सैगिंग प्रोवाइड करेगा। जब मैं राइट एंड से देख रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ जब मैं देख रहा हूँ, इन सम बीम्स इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी टू लुक फ्रॉम द राइट वर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे तो अभी हम सपोर्ट रिएक्शंस निकाल रहे हैं, तो आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग भी अगर फॉलो अप कर लोगे तो भी आपको कोई इशू नहीं है, आपको वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट मिलेंगी। बट अगर मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, इन कैंटिलीवर बीम द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू लुक योर बीम फ्रॉम द फ्री एंड। आप फ्री एंड से बीम को देखिए, यानी राइट टू लेफ्ट देखेंगे आप। जब आप राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो आपका साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं राइट टू लेफ्ट देख रहा हूँ अभी फिलहाल, एंड राइट टू लेफ्ट इट इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को राइट टू लेफ्ट देखने में मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया था। सो दिस विल बी आर बी मल्टीप्लाइड बाई एल, बिकॉज आई एम टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए माइनस, अब ये W आपको एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, इसके अबाउट एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, माइनस W मल्टीप्लाइड बाई L बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कैसे ये डिटर्मिनेट बीम है। अगर आप देखेंगे तो यू हैव टू रिएक्शंस स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। आपके पास दो रिएक्शंस हैं जो कि दो अननोन है और आपके पास दो ही इक्वेशंस बने हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. So Ra plus Rb is equal to W. If you'll solve this equation, you'll find it that Rb multiplied by L is equal to W into L by 2. From here, Rb is equal to W by 2. And using the equation number, you can get the value of Ra is equal to W by 2 as well. So for this simply supported beam, which has only one load acting, W acting at the middle point, the reactions will be uniformly distributed. So there will be a load of W by 2 and W by 2 at both the ends, and they'll be bearing this total load W at they'll be distributing this load by W by 2 and W by 2. Let's take one more example. It would make the concept very clear, और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी अपने कॉन्सेप्ट में. यहाँ पर हमारे पास एक बीम है जिसकी स्पैन लेंथ आपको टोटल गिवन है 8 मीटर की. अगर आप देखें तो इसके एक एंड पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है एंड दूसरे एंड पर रोलर या हिंज सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है. यहाँ पर कोई भी अगर आप देखोगे तो यू विल नेवर फाइंड एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ओवर हियर, और आपको कोई एक इंक्लाइंड लोड नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर एक्ट कर रहा हो. तो कोई आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस अवेलेबल नहीं है. एक 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम लेफ्ट एंड से, और एक कॉन्सेंट्रेटेड कपल 10 किलो न्यूटन पर मीटर के 10 किलो न्यूटन मीटर का एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है पॉइंट लेट्स से C, and this is the point D. So writing the equations, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जितनी भी वर्टिकल लोड्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में हम रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे. सो वर्टिकल रिएक्शंस जितनी भी है वो बैलेंस में, वर्टिकल फोर्सेस सारे बैलेंस होने चाहिए. सो इट विल मेक इट टू बी RA plus RB is equal to 10. RA plus RB would be equal to 10. Now taking the moment about point A का about हम मोमेंट को ज़ीरो करेंगे
अपना पहला इक्वेशन लिख दिया हमने, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट ए के अबाउट सारा मोमेंट लेंगे और उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर मैं अपने बीम को राइट एंड की तरफ से देखूँ, राइट टू लेफ्ट, एंड इफ आई टेक अ सेक्शन ओवर हियर, अगर मैं एक सेक्शन यहाँ पे ले लूँ, क्या मिलेगा मुझे? और मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा सैगिंग क्रिएट कर, एंड सैगिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आई विल टेक आर बी मल्टीप्लाइड बाई टोटल स्पैन लेंथ 8 मीटर, आर बी मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड कपल एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर टू बी द पॉजिटिव। माइनस क्यों? बिकॉज 10 किलो न्यूटन का एक लोड पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है, जो कि इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करेगा। सो द मोमेंट वैल्यू विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0. From here you can get the value of RB cross 8 is equal to 10, because 20 minus 10 will make it to be the 10, and the value of RB will be 5 by 4 or 10 by 8 kilo Newton. To get the another value of another end, support at another end, अगर मुझे वो reactions calculate करनी हो तो that will make it to be 10 minus 10 by 8, or it will give me 35 by 4 or 70 by 8 kilo Newton. सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिएक्शन. एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ. एक क्वेश्चन अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक लीवर एक्ट कर रहा है, एक बीम गिवन है आपको, जिसके दो एंड पर दो सपोर्ट्स गिवन है, ए एंड बी, सिंपली सपोर्टेड बीम है. लेफ्ट एंड से 4 मीटर की दूरी पे एक लीवर एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर 2 मीटर के डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है. एंड द स्पैन लेंथ ऑफ द बीम फ्रॉम लेफ्टवर्ड डायरेक्शन टू द पॉइंट सी, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, इज 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पर यह है. तो अगर मुझे इसकी रिएक्शन लिखनी हो या इक्वेशंस लिखने हो तो हाउ आई राइट, आई विल शो यू एंड देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस. फर्स्ट इक्वेशन विल बी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का एक लोड देख रहे हैं. अब क्या कर सकते हैं, ये चूँकि डिस्टेंस हमारी 10 मीटर की है, दिस इज 10 किलो न्यूटन, दिस इज 2 मीटर डिस्टेंस. सो कैन आई शिफ्ट माई दिस लोड एट दिस पॉइंट. क्या मैं 10 किलो न्यूटन के इस लोड को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दूँ? लेट्स से दिस इज योर पॉइंट सी एंड नॉट सी, दिस इज डी, और ये पॉइंट सी हो, तो क्या मैं इस 10 किलो न्यूटन को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से 10 किलो न्यूटन का लोड लगा के क्या मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूँ पॉइंट सी पर? ठीक है. अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? इन दैट केस आप यहाँ पे एक बार अगर ध्यान से देखें तो यू कैन सी एक 10x2 का 10x2 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर का एक आपको क्लॉकवाइज मोमेंट, यू कैन गेट अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ओवर हियर. अब आपको एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल जाएगा, और मैंने जो ये डायग्राम में दिखा रखा है. अब अगर मैं इसका डायग्राम दोबारा से रिप्रेजेंट करूं तो क्या आप ये डायग्राम आपको मिल सकता है? दिस विल बी अ टोटल, अब 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे बच गया, विच कैन एक्ट एट पॉइंट सी, 10 किलो न्यूटन, बट देयर विल बी अ कपल ऑफ 20 kilo Newton meter at point C. So this is now your new beam, free body diagram of the new beam. अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसे, that RA plus RB will make you 10 kilo Newton. This is your equation number 1. Taking your section over here, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट एंड से देखते हैं तो आपको ये मिलेगा RB, और ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा. सो दिस विल बी आर बी मल्टीप्लाइड बाई 8, एंड नाउ यू विल सी एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको मिल रहा है, -10 × 4 -20 इज इक्वल टू 0.
sorry, my span length is 10 meter. So RB cross 10 minus 10 cross 4 minus 20 is equal to 0. So RB cross 10 will give you 60 kilonewton, or RB will be 6 kilonewton. Hence RA will be equal to 4 kilonewton. So this is how we can get the value of the reactions at support. So here it is a question for practice. आप एक क्वेश्चन दे लीजिए, आपके पास एक बीम गिवन है जिसमें कि एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है बी एंड पर, ए एंड पर आपके पास एक हिंज लगा हुआ है, एक पॉइंट सी है जहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है. तो काइंडली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको सॉल्व करिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरीज़ लिख सकते हैं. shivam nml07@gmail.com पर आप अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं मुझे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप तक ये मेरी इन्फॉर्मेशन अगर एक इन्फॉर्मेटिव वे में आप तक रीच आउट हो रही हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. प्लस आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर सकते हैं. जितने भी AKTU के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों या सेकंड सेमेस्टर के हों, वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.